हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है, हर रोज़ की तरह दोपहर 2 बजे हम आपके साथ हमेशा जुड़ जाते हैं और बड़ी संख्या में हमारे साथ जो दर्शक होते हैं वो अपने वित्तीय जो समस्याएं होती हैं वो हमारे साथ चर्चा करते हैं और हम हर रोज़ एक नए एक्सपर्ट के साथ, उस विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके साथ आपकी तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, आपकी वित्तीय उलझनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में इजाफा देखने को मिल रहा है, एफडी पर अच्छे रिटर्न देखने को मिलने लगे। सीनियर सिटीजन्स को तो 8% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, 8% से ज़्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं, 7% से ज़्यादा एफडी पर रिटर्न मिल रहे हैं। ऐसे में किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए? क्या डेट फंड की तरफ जाना चाहिए? क्या इक्विटी से पैसे निकालने चाहिए क्योंकि अनिश्चितता वहाँ पर देखने को मिल रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में तलाशने का प्रयास करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तरीका बहुत आसान है। अगर आप भी अपने निवेश को लेकर के किसी भी तरह का कोई संशय, कोई दुविधा आपको देखने को मिल रही है, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर दें 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाम, शहर का नाम और सवाल थोड़ा विस्तार से लिखिएगा ताकि आपके सवाल को सही तरीके से हम अपने एक्सपर्ट के सामने रख सकें और वो विस्तृत रूप से आपके प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दे सकें। और इसके अलावा हमारा जो ईमेल आईडी है उसके जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी पे अगर सवाल भेज रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर जरूर भेज दें। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव, और जो प्रश्न आएंगे आज के विषय से जुड़े हुए वो भी हम प्रश्न कोशिश करेंगे कि हम तुरंत उत्तर लेने का प्रयास करें। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। कल्पेश असर जी हमारे साथ मौजूद हैं आज, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। कल्पेश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में। और ये हमने सर अभी 2 हफ्ते पहले नई पहल शुरू की है जिसमें हम हर रोज़ दोपहर 2 बजे दर्शकों के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सवाल होते थे और उन सवालों के उत्तर शायद हम दे पाने में समय नहीं मिल पाता था। तो हमने कहा कि स्पेसिफिक शो रखा जाए। कैसे देख रहे हैं आप इस पहल को? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इसी के साथ ये रहेगा कि अभी जो साइकिल चेंज हुई है और अब हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है और अभी ये तुरंत चेंज होगी ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे में आप किस तरह के बदलाव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में देख रहे हैं आने वाले दिनों में? विपुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और ये जो आज का मुद्दा हम लेके बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम को लेके, ये बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है, लेकिन इक्विटी के कंपैरिजन में लोग इसको ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि जब मार्केट की बात होती है तो सिर्फ लोग इक्विटी की तरफ उनका एक रुझान रहता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से हम देखने जाए और एक असेट क्लास के माध्यम से देखने जाए तो फिक्स्ड इनकम उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा एक होता है एक इंडिविजुअल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। और जैसे हमने देखा है कि पिछले एक साल में एक बहुत ही अलग किस्म का माहौल जियो पॉलिटिकल कारणों की वजह से पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वो है हाई इंटरेस्ट रेट्स का। सारे जो ब्याज दर है बहुत ही ऊपर है ग्लोबली। और इवन जो बैंक्स, सारे आप बैंक, फेडरल बैंक ले लो यूएस की, या अपनी रिजर्व बैंक ले लो, या कोई भी बैंक ले लो, आज एक मुहिम चल रही है उनकी कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में लाया जाए। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए उनको एक उनके पास जैसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र है, वो है हाई इंटरेस्ट रेट्स का। तो हाई इंटरेस्ट रेट्स को लेकर बहुत सारे उनके इम्प्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे उसके इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका इफेक्ट होता है। और सबसे पहले हम जब देखते हैं कि एक डेट फंड की बात कर ले तो बेसिक समझाना चाहता हूं कि डेट फंड में एक सिंपल सा एक कैलकुलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट डेट फंड्स में बढ़ते हैं नॉर्मली ग्लोबली, तो डेट फंड का जो रिटर्न है वो नीचे आता है। और जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो डेट फंड्स का जो रिटर्न्स है वो ऊपर पाया जाता है। तो पिछले तकरीबन 9 या 10 महीनों में हमने देखा कि डेट फंड्स का प्रदर्शन बहुत ही आई थिंक एवरेज सा रहा। और डेट फंड्स में इतना इंटरेस्ट नहीं छाया हुआ था बिकॉज इंटरेस्ट रेट सारी बैंक्स बढ़ा रही थी, तो डेट फंड्स का रिटर्न बहुत एवरेज सा था। लेकिन जैसे ही पिछले 1 महीने या 2 महीने में हम देख रहे हैं कि काफी सारे संकेत ऐसे आते हैं कि शायद कहीं जाकर 2023 में ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना कम हो जाए या एटलीस्ट एक स्टेबलाइज हो जाए। तो वो संकेत सुनकर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डेट फंड्स में जो शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड्स होते हैं वहां पे अच्छे खासे रिटर्न्स का एक संकेत आ रहा है। तो आगे चल के जब डेट फंड्स की हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए 2023 में
अगर सिचुएशन सारी अच्छी रही और इंटरेस्ट रेट्स रुक गए, और घटाना तो मैं नहीं समझता इतना जल्दी होगा, लेकिन बिल्कुल। रुक भी गए तो बहुत अच्छा एक सिग्नल होगा, और डेट फंड्स में हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। और डेट फंड्स में एक एफडी के मुकाबले फायदा ये होता है कि डेट फंड्स में टैक्सेशन बियॉन्ड 3 साल आई थिंक इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। और जो जो भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट जी। एफडी से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। उसकी वजह से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इंटरेस्ट जी। रेट्स बढ़े हैं। जी। तो सारे जो लोग थे जो एफडी को लेके निराश जी। थे, नाखुश थे पिछले 2-3 सालों से, जी। जी। आज जी। देख रहे हैं 6 महीनों से बैंक एफडीज में बहुत ही अच्छा एक हाइक आया है। जी। और खास चलिए। तौर पे जी, वहाँ बड़ी संख्या में सर दर्शक जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि एक एक करके सवालों के जवाब हम लोग देने शुरू कर दें, वरना तमाम दर्शक जो है वो ना हो जाएंगे। और डेट फंड का जो जिक्र कर रहे थे इस बात को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल यूट्यूब पे ऑलरेडी आने लगे हैं डेट फंड को लेकर के। लेकिन पहला प्रश्न लेते हैं विवेक अहलावत जी का, दिल्ली से हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी, नमस्ते। नमस्कार विवेक जी, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मौका दिया कि हमारे जैसे दर्शक सवाल आपसे पूछ सके। और नहीं सर, ये आपका कार्यक्रम है, आपका मंच है, और आपके लिए ही ये कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है कि आपकी जो तमाम सवाल हैं उसको उत्तर हम दे सकें। बताइए प्रश्न क्या है? शुक्रिया सर। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी एनुअल सैलरी सर 10 लाख रुपए के करीब, और मैं हर महीने 5,000 रुपए की एक शिफ्ट है और वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में है, तो वो इन्वेस्ट करता हूँ। सर मेरी सैलरी से ईपीएफ भी डिडक्ट होता है और एक होम लोन भी है। मैं अपना निवेश बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन क्या इस समय म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहतर रहेगा? यही सवाल है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या बेहतर रहेगा? डेट म्यूचुअल फंड में आपने जो प्रश्न पूछा है, चलिए पूछते हैं जरा अपने एक्सपर्ट से, जिसका डेट फंड का जिक्र भी आ रहा था और जिसका जिक्र अभी कर रहे थे यहाँ पर अशर साहब की साइकिल चेंज जो होती है तो फिर ब्याज दरें जब घटेंगी तो डेट फंड में बढ़ना शुरू होगा। बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल जो है लिटरेसी बढ़ने की वजह से इस साइकिल को अब समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनकी 5,000 रुपये की एसआईपी जो है वो इक्विटी में इन्होंने लगा रखी है और ईपीएफ में पैसा इनका जा रहा है। अब ये जानना ही चाह रहे हैं कि क्या मुझे डेट फंड के अंदर पैसे लगाने चाहिए और क्या ये सही टाइम है कि शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाया जाए, क्योंकि अगर साइकिल अभी नहीं तो 6 महीने बाद सही, लेकिन ये चेंज होती हुई दिखाई देगी। तो क्या 1-2 साल के नज़रिए के लिहाज से जो तमाम दर्शक जानना ये चाह रहे हैं कि डेट फंड की तरफ स्विच किया जाए, आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के माध्यम से अगर देखने जाए तो हम कोई भी निवेश जब करते हैं विवेक जी, तो उसको एक पर्पस देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं, एक गोल देते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कोई भी शॉर्ट टर्म गोल, मतलब एक कम दायरे का जो गोल है, मतलब आज से लेके 3 साल के एक अंतर तक आपको कोई भी एक फाइनेंशियल गोल हासिल करना है, उसके लिए आपको अगर पैसे इकट्ठे करने हैं तो उसके लिए डेट फंड आज बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है। और जैसे मैंने कहा कि आगे चल के 1 या 2 सालों में अच्छी रिटर्न्स की भी उसमें उम्मीद है। लेकिन डेट फंड में इन्वेस्ट 2 कारणों से होता है जनरली फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर बात करें तो। एक तो शॉर्ट टर्म गोल जैसे मैंने बताया, या अगर आपको कंटिजेंसी फंड आपका डेवलप करना है, मतलब एक आपातकालीन फंड जो आपको अभी तक नहीं है। और हमने देखा कि कोविड के समय में बहुत सारे लोगों के लिए ये कंटिजेंसी फंड एक हीरो साबित हुआ था, क्योंकि जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनको और कोई इनकम का सहारा नहीं था, और इनके पास अगर पहले से कंटिजेंसी फंड में पैसे लगे हुए थे डेट फंड में या एफडीज में, तो ये बहुत ही उनके लिए एक अच्छा अवसर हो गया उनका एक ये गलत समय को पार करने का। तो अगर आपको कंटिजेंसी फंड आपका बनाना है और डेट फंड में बनाना है जहां पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, और या तो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन का, मतलब मैक्सिमम जिसका ड्यूरेशन 2 या 3 साल का हो, उसमें आप निवेश कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो डेट फंड्स में मैं यही रेकमेंड करूंगा कि लॉन्ग टर्म जो डेट फंड्स है उसको अभी फिलहाल देखने का समय नहीं है। गिल्ड फंड हो गए या क्रेडिट रिस्क फंड हो गए, मैं उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। आप इसमें ज्यादातर जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स हैं या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स हैं या मैक्सिमम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं, उसमें अपना निवेश एक एसआईपी के माध्यम से हर महीने अपनी क्षमता के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य है तो बहुत बेहतर है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसमें। अब कतर से हमें एक साकिब आलम खान साहब ने भेजा है सवाल, और ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट फंड में एसआईपी करता हूँ। 3 अलग अलग टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट का आइडिया कैसा है? सर मैं कतर में हूँ। अब चूंकि आपने ना तो अपना स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो भेजा है,
ना आपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भेजा है, ना आपने ये बताया कि आप बाकी निवेश आप कहाँ कर रहे हैं, तो उत्तर देना थोड़ा मुश्किल होगा। हर रोज़ हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट पे जो आपका पोर्टफोलियो है वो कल भेज दीजिए, कल हम चर्चा कर लेंगे। म्यूचुअल फंड वाला किसी दिन भेज दीजिए, बुधवार को हम चर्चा करते हैं, उस दिन आपका सवाल ले लेंगे। लेकिन अभी ये कह पाना कि आपका क्या लक्ष्य है थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इस सबके अलावा एक और प्रश्न हमारे पास एक आया है मोहित महाजन का, और मोहित महाजन जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम मोहित महाजन है, मेरी उम्र 45 साल है, अब मैं देश घूमना चाहता हूं और मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, उसको मैं किस किस जगह इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे मंथली पेंशन मिलती रहे, LIC में या FD में या किसी और जगह। अब ये इनके पास 40-45 लाख रुपए हैं, 45 साल उम्र है, तो पेंशन अगर चाह रहे हैं तो 15 साल बाद के शायद इन्होंने टारगेट अपने लिए कुछ बनाने के लिए सोचे होंगे। तो किस तरीके से डाइवर्सिफाई इनको करना चाहिए अगर इन्हें एक पेंशन चाहिए 15 साल बाद? सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बोलता हूँ जी कि आपको इसमें इंश्योरेंस का तो सहारा लेना ही नहीं है। डिपेंड करने के लिए आपको इसमें से कुछ रेगुलर रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे ऑलरेडी इंश्योरेंस का मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, वो निवेश के लिए नहीं, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। दूसरी बात रहा सवाल कि आपको 50 लाख रुपीस से रेगुलर इनकम अगर चाहिए तो उसको भी आप 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं जहां पे आपको उसकी उम्मीद है और एक श्योरिटी है। तो यहाँ पर अगर आपको रेगुलर इनकम उसमें से चाहिए तो यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जनरली क्या होता है, जब डिविडेंड्स आपको मिलता है तो उस पर टैक्सेशन भी होती है, प्लस आई थिंक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको जैसे मिलते हैं, आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो, तो डेट फंड्स में आपको रेगुलर इनकम का सहारा नहीं लेना है। ये अब आया सवाल कि आपको एक श्योरिटी चाहिए अगर, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में भी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं मंथली इनकम सेविंग स्कीम। अब जहां पे मंथली इनकम सेविंग स्कीम्स में वहां पे एक कैप होती है कि आप इंडिविजुअल हो तो 4.5 लाख और 2 लोग हो तो 9 लाख तक का निवेश कर सकते हैं, और उसमें गारंटी रहती है कि आपको हर मंथ एक अमाउंट मिलेगी, आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है, और वो एक आई थिंक लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। जी तो वहां पर भी आप एक निवेश कर सकते हैं। रहा सवाल आपको श्योरिटी का, तो अराउंड 50% आपको आज की तारीख में बैंक एफडीज में डाल के वहां से आप मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट ले लें, क्योंकि आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है। उसके ऊपर जरूर आपको TDS तो लगने ही वाला है, क्योंकि आप एक पे आउट ले रहे हो वहां से। और तीसरा जो एक ऑप्शन बचता है कि मान लीजिए कि 50 लाख के सिर्फ 10%, मतलब 5 लाख रुपए आपको डाइवर्सिफाई करने हैं, तो AAA रेटेड कॉर्पोरेट FDs भी आती हैं। जैसे मान लीजिए HDFC या महिंद्रा महिंद्रा, सिर्फ AAA रेटेड, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए कि मैं AA लूं या सिंगल है। तो वहां पर भी कॉर्पोरेट FD जो होती है, एक 10 या 15% का आप निवेश कर सकते हैं। वहां पर भी आपको ऑप्शन है कि मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट मिल सकता है, और अच्छे खासे रेट्स कॉर्पोरेट FDs में भी है। हालांकि इसका जिक्र हम लोग ने ये डिस्कशन में किया नहीं है, लेकिन AAA रेटेड FDs आपका एक पोर्टफोलियो का अच्छा एक छोटा सा हिस्सा बन सकता है। ठीक। चलिए अब बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के, और कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। हमारे पास धर्मेंद्र जी ने सवाल भेजा है हमें यूट्यूब पे, और उनका सवाल ले लेते हैं। अब इनका सवाल ये है कि 7 से 8 साल के लिए किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो किस म्यूचुअल फंड की वजह से हम सवाल ऐसे नहीं लेते हैं, सवाल किस तरह से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं। अगर 7-8 साल का नज़रिया है सर, तो अगर हमको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो कितना पैसा आपको लगता है इक्विटी में रखना चाहिए, कितना पैसा आपको लगता है डेट में रखना चाहिए, और कितना पैसा ETF या गोल्ड में रखना चाहिए अगर हम एक पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं तो? देखिए विपुल जी, पहले तो यहाँ पे एक भ्रम है वो लोगों का क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे इन भाई जी ने क्वेश्चन पूछा है किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। पहले ये क्लियर करना है कि म्यूचुअल फंड एक माध्यम है, ना ही कोई असेट क्लास है। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है अलग अलग असेट क्लासेस में। जैसे आपने बताया, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम या डेट में, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है गोल्ड में। तो वो असेट क्लासेस हो गए। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन से असेट क्लास में कौन से परसेंटेज के हिसाब से आपको निवेश करना है, आपके गोल्स कितने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन को मैं सिर्फ पॉइंटेड आंसर दूं, तो अगर 7 से 8 साल का आपका दायरा है तो एक सीधा सा आंसर निकलता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका दायरा लंबा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद बहुत है। तो अगर आप 7 से 8 साल का एक दायरा लेके चलते हैं, और उसमें आपके मान लीजिए कि 100 रुपए हैं आपके पास,
तो अराउंड 70% आपका जो इन्वेस्टमेंट है या 80% इक्विटी में होना जी। चाहिए, और बाकी का जो 20% या समथिंग अमाउंट है वो आपका डेट में होना चाहिए, जस्ट टू बैलेंस द पोर्टफोलियो। तो वो पूरा एक साइकिल उलट पलट हो सकता है। अगर आपका दायरा 2 या 3 साल का है तो फिक्स्ड इनकम में आपका जोर ज्यादा रहेगा, ना ही इक्विटी में। तो ये 7 से 8 साल के लिए इक्विटी में आप मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड। जी, उम्मीद करते हैं कि आप संतुष्ट होंगे धर्मेंद्र जी अपने जो आपके प्रश्न का उत्तर मिला है आपसे। अब चलिए जरा रजनी बालाजी से बात कर लेते हैं, पंतनगर उत्तराखंड से हैं। रजनी जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। रजनी जी बताइए, उत्तराखंड में हम लोगों की तो दिल्ली में ये हालत खराब है, उत्तराखंड में कैसी ठंड पड़ रही है? यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है सर। जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक कभी जीवन बीमा पॉलिसी मैच्योर हुई है और जिसकी मैच्योरिटी अमाउंट मुझे 10 लाख रुपए मिले। तो मेरे पड़ोस के कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर अपने बैंक में एफडी करने के लिए बोल रहे हैं। साथ ही वो बोल रहे थे कि बैंक दूसरे बैंकों के कंपैरिजन 1% ज्यादा ब्याज देंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे कोऑपरेटिव बैंक की एफडी में कोई रिस्क तो नहीं है, मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? चलिए, महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी आपका पूछ लेते हैं। अब जब बढ़ती हुई ब्याज दरों का दौर होता है तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के बैंक कंपटीशन में एक दूसरे बैंक से ज़्यादा ब्याज देते भी हैं। अब ये कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से इनको ऑफर मिला है 1% ज़्यादा के ब्याज का। क्या पूरे पैसे एफडी में लगाने चाहिए? एक बार फिर से वही सवाल आ गया। और दूसरा ये कि अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक 1% ज़्यादा एफडी का अगर एक तरीके से ऑफर दे रहा है तो इस तरह के ऑफर को स्वीकार करना चाहिए या नहीं? तो आई थिंक इसके बारे में हम पहले ही थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने अपना बताया था कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स या जो भी हैं इसमें काफी एक थोड़ा सा रिस्क भी रहा है, और ये मैं अपना पर्सनल व्यू नहीं दे रहा हूँ, रिकॉर्ड्स प्रूव करते हैं कि पिछले 5-6 साल में काफी सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हो चुके हैं। और इसमें यही वो एक फैक्टर है कि आपको ब्याज दर ज्यादा मिलती है, जिसकी वजह से एक आम नागरिक उसमें लालच में आ जाता है। और जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि ये हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है, और सिर्फ उसका 1% ज्यादा कमाने के लिए क्या हम अपनी पूंजी को दांव पे लगा सकते हैं या नहीं? तो आई थिंक सिंपल सा इसमें जवाब है, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी 5 लाख रुपए तक का एक क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी देती है। तो अगर आपको ये पूरा पैसा एफडीज में भी लगाना है तो सिंपल सा इसमें मैं आंसर दूंगा कि 2 एफडीज में इसका विभाजन कर दीजिए, 2 बैंक्स में, और 5-5 लाख की 2 एफडीज कर दीजिए, 2 अच्छे रिकग्नाइज बड़े बैंक्स में जो टॉप 5 बैंक्स में हैं। तो एक नेशनलाइज्ड बैंक और एक बड़ी प्राइवेट बैंक में हो गई, तो उसमें आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, और आगे के 3 साल या 2 साल के अच्छे इंटरेस्ट रेट्स आपको मिल जाएंगे। इवन 1% कम भी, लेकिन काफी अच्छा सा रेट होगा वो। ठीक, चलिए इस बीच अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, बहुत संक्षेप में उत्तर आपसे ले लेते हैं। राकेश गुप्ता जी ने फेसबुक पे सवाल भेजा है और कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। ये कह रहे हैं अपने प्रश्न में कि मैं पीपीएफ अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश कर रहा हूं और इतने ही पैसे हर साल निवेश करना चाहता हूं, और निश्चित रिटर्न के लिए मेरे पास कौन कौन से विकल्प बचते हैं? अगर आप एक लाइन में उत्तर देना चाहें तो पीपीएफ से आई थिंक अच्छा विकल्प तो कोई है ही नहीं, क्योंकि 7.1% आज की तारीख में टैक्स फ्री बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप उसमें ऑलरेडी निवेश करते हो और आपके पास और 1.5 इन्वेस्ट करने के लिए है, तो सीधा सा उत्तर रहेगा आप उसको लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, अराउंड आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अराउंड 5 से 8 साल का दायरा लेके, और अच्छे खासे 2 या 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई करके, लार्ज कैप हो गए या मिड कैप हो गए या एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, उसमें आप ये 1.5 लाख रुपए एसटीपी के माध्यम से उसको निवेश कर सकते हैं। तो आपका बैलेंस 50-50 अच्छा हो जाएगा बिटवीन पीपीएफ और इक्विटी। जी चलिए सर, आज आपको थोड़ा जल्दी जाना था, कुछ आपके व्यक्तिगत कारण थे और सवालों की झड़ी जो है वो यहाँ पर रुक नहीं रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर भी बहुत ज़्यादा समय दिया। धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, और तमाम फिक्स्ड इनकम से जुड़े हुए जितने सारे सवाल थे उनको इतनी आसान भाषा में विस्तृत पूर्वक समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कल्पेश जी आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।